मेरे यहाँ से 2,500 लीटर जो है वो घी जाता है जी। गौमूत्र भी है वो काफ़ी कॉस्टली बिकता है। 26-26 लीटर तक की दूध देने वाली गाय मैंने देखी हैं, जिनका रेट जो है मार्केट रेट जो मैं बता रहा हूँ आपको 12 से 13 लाख रुपए तक चलता है। 100-150 रुपये लीटर भी दूध जाता है। एक ऑपरेशन हो गया इनका दूध खाने से और मैं बहुत ठीक हूँ। प्रोफेसर हैं फिर भी संतुष्टि नहीं। यही घी जो है अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात करें वहाँ पे 4,000 रुपये 5,000 रुपये लीटर भी बिकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल लोहारू के एक खेत में पहुंचा हूं और खेत कहें या इसको स्वर्ग कहें, आसपास आपको चारों तरफ का अगर आवरण की बात करूं बड़ा मनमोहक है और यहाँ का अब सनसेट का आप देख सकते हैं हो रहा है और बड़ा अच्छा माहौल है फिलहाल अगर बात करें तो। और फिलहाल ये देख सकते हैं आप, ये पीछे आपको एक अच्छा मकान है, लेकिन उसके बाद भी एक महाशय हैं और कॉलेज में प्रोफेसर हैं फिर भी संतुष्टि नहीं है। और उसके बाद उन्होंने शुरू किया, ये आवाज़ें आपको सुन रही होगी, पशुपालन कहें या गोवंश का पालन, क्योंकि वो पशुओं के तौर पर सिर्फ गोवंश को रखते हैं, गिर नस्ल की गायें। और काफ़ी ज़्यादा चर्चित, बहुत सारे सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग इनके पास आए हैं। दिनेश कुमार जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, प्रोफेसर साहब आपका स्वागत है। नमस्कार जी। हमारी इस स्क्रीन पर। और फिलहाल आपने क्या नाम दिया है अपनी डेयरी को? अमृत डेयरी फार्म। गो अमृत डेयरी। गो अमृत, मतलब गो का दूध है तो अमृत है, आप ये मानते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो गो माता के प्रति दीवानगी है या हर पशु से प्यार करते हैं आप? थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं। जी शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का जी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप मेरे छोटे से डेयरी फार्म पे आए। और दूसरा कि आपने ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा उठाया कि जी आप यहाँ पे कॉलेज में प्रोफेसर हैं, फिर भी आप गायों के ऊपर इतना फोकस आपने क्यों किया? क्योंकि आज के समय में जनरेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो चुकी है। उनको लगता है कि हमें पैसा तो कमाना है, लेकिन किस वे में कमाना है। और उनका बेसिक कंसेप्ट ये था कि हमें सिर्फ नौकरी देखनी है, सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। तो एक मेरा जो सबसे बड़ा यहाँ पे गायों को पालने का जो मेन मकसद था वो ये था कि हम क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो रोज़गार के प्रति या अपने करियर के प्रति कॉन्शियस होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक मैसेज कन्वे करना था, उनको एक मैसेज देना था कि आप जो हैं इस प्रकार के काम भी एडिशनल कर सकते हैं जो कि लीक से हटके हैं। अब चाहे खेती बाड़ी हो, खेती बाड़ी भी आजकल अगर आप देखें, आपने बहुत से यूट्यूब पे देखे होंगे ऐसे फार्मिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं सर। ऐसा कुछ काम करके, जैसे गेहूं की खेती हम बात करें, गेहूं का जो नॉर्मल रेट रहता है 2,000-2,200 के आसपास है। अगर आप ऑर्गेनिक गेहूं उगाते हैं तो वही जो आपका गेहूं है वो 4,000-5,000 रुपये क्विंटल की बिकता है। बना के बहुत सारे बच्चे एजुकेशन के साथ आए हैं। इस चीज़ के ऊपर जो है ना बच्चों को थोड़ा सा हमें डाइवर्ट करना था कि जो है ना आप साथ साथ इन चीज़ों को अगर करते हैं तो, क्योंकि हमारे पैतृक काम है, अभी हमारे रूट में भी है, तो वो चीजें ज्यादा कर सकते हैं। सीखने की जरूरत नहीं है सर, सीखने की जरूरत, जैसे हमें हिंदी सीखने की जरूरत नहीं, हिंदी हम इजीली बोल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पैतृक अगर जिनका भी काम होता है, पशुपालन लगाएं, खेती बाड़ी लगाएं, ये हमारा पैतृक काम है। दादा परदादा शुरू से ये करते आए हैं, तो इस फील्ड में हम कहीं ज्यादा एक्सपर्ट हैं, बशर्ते हम उसको थोड़ा सा चैनलाइज कर दें, मॉडर्नाइजेशन के साथ उसके जोड़ के चलेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट की बात करते हैं, आज के दिन आपका दूध और घी किस रेट पर खरीदने के लिए तैयार हैं लोग, और उनको मिल पाता है या नहीं मिल पाता? देखिए थोड़ा सा मैं यही बात बता, बैकवर्ड एरिया है। आपने मेरे यहाँ का जो है इस गाय माता का दूध का रेट पूछे तो यहाँ अभी 70 रुपये लीटर जो है वो दूध जा रहा है। जबकि शहरों में अगर आप देखें, आपने रिसर्च भी की होंगी, गिर का जो दूध है वो 100-150 रुपये लीटर, नोएडा वगैरह या दिल्ली के आसपास के सराउंडिंग्स की बात करें वहाँ पे 100-150 रुपये लीटर भी दूध जाता है। रही बात घी की, घी जो है वो मेरे यहाँ से 2,500 रुपये लीटर जो है वो घी जाता है जी। और वो भी ये मान के चले कि ऑन डिमांड, और वो भी ये वेटिंग में चल रहा है। आज अगर मैं कोई ऐसे कोई भी आके कस्टमर के आप ये कहे कि जी हमें 1 किलो घी चाहिए, 1 लीटर घी चाहिए, तो मैं उनको जो है ना बिल्कुल हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूँ कि जी अगर आपको घी चाहिए तो आपको मुझे कुछ समय देना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी जो डिमांड में है कस्टमर, पहले उनका घी मुझे सप्लाई करना होता है, तो वो भी डिमांड जो उनकी बहुत ज़्यादा रहती है। तो 2,500 रुपये लीटर जो मैं यहाँ घी दे रहा हूँ उसके पीछे भी कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि यही घी जो है अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात करें वहाँ पे 4,000 रुपये 5,000 रुपये लीटर भी बिकता है। क्योंकि इस दूध की और घी की, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट फिर ये है कि जी इन गायों का दूध और घी इतना महंगा क्यों है? क्योंकि इसके दूध में जो है न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इन गायों का दूध की अगर बात करें तो इसमें एक स्वर्ण तत्व की मात्रा होती है। जैसे पालक में आयरन जिसकी मात्रा हम कहते हैं कि पालक अगर हम खाते हैं तो आयरन की पूर्ति होता है, वैसे ही जो खनिज मिश्रणों में सबसे बड़ा जो इसका
इसका मेन पॉइंट है, वो इसके दूध में स्वर्ण तत्व होता तो है। ये हर गाय में होता है या गिर में जी, ज्यादा? स्वर्ण तत्वों की अगर बात करें वो तो गिर में ही बेसिकली होता है। बाकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हर एक देसी गाय में होता है। देसी गाय का मतलब आप समझिए, चाहे वो हरियाणा नस्ल की गाय हो, चाहे आपकी राठी नस्ल हो, चाहे थारपारकर हो, चाहे कांकरेज हो। A2 की बात। हाँ, A2 दूध जो है, क्योंकि हरियाणा या आसपास के जो हमारे जितने भी, यानी भारत ही मान के चलिएगा, पूरे भारत में जो भी हमारी यहाँ की नस्लें हैं वो सारी देसी नस्लें हैं। और देसी नस्ल की सबसे बड़ी पहचान इनके हम्प होता है, जो थुई जिसको हम बोलते हैं, कुबड़ बोल देते हैं। तो इनकी पीठ पे जो ये हम्प होता है, ये सबसे बड़ी पहचान होती है देसी गाय की। और देसी गाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है, किसी भी नस्ल की अगर हम बात करें। लेकिन गिर की सबसे बड़ी विशेषता, क्योंकि बाकी गुण तो इसमें है ही हैं जो बाकी देसी गायों में भी हैं, लेकिन इसका जो एक और प्लस पॉइंट जो बनता है वो ये था कि इसमें श्रवण तत्वों की मात्रा ज़्यादा रहती है। इसलिए इसका जो गौमूत्र भी है वो काफ़ी कॉस्टली बिकता है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, 200-200 लीटर के यहाँ पे ड्रम पड़े हुए हैं। अच्छा। जो कि जी यहाँ पे एक महाराज हैं, लेघा पास में एक गांव पड़ता है वहाँ के। जी, वहाँ पे एक महाराज जी हैं, वहाँ से ये ड्रम्स आए थे, वो गौमूत्र के लिए आए थे कि जी आप ये 200 लीटर का जो है ड्रम, आप जैसे ही आपका भर जाता है तो आप हमें कॉल कर दीजिएगा। 5 रुपये लीटर, 5 रुपये लीटर जो इसका गौमूत्र भी बिकता है। तो न केवल आप इसके दूध और घी, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। कई बार जब बात आती है ना कि जी कमाई का साधन क्या सिर्फ दूध ही हो सकता है, दूध नहीं जी, इसका तो हर एक चीज शरीर से निकला एक चीज। गोबर की बात करें, जैसे मैंने एक बायोगैस प्लांट भी लगा रखा है, तो हम वहाँ से बायोगैस तैयार करते हैं जो घर में कंज्यूम करते हैं। और उस बायोगैस प्लांट से निकली हुई जो स्लरी है, जो वेस्टेज है, वो वेस्टेज हम खेतों में जब डालते हैं, तो अगर आप देखें मेरी जो भी फसल है, पिछले 6-7 साल से हम यहाँ पे किसी भी फर्टिलाइजर का, किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे। और फिर भी फसल जो है, हम बाकी जो भी यहाँ के लोग हैं जो केमिकल और फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं, उनसे कहीं बेहतर जो है हम खेती करते हैं। तो एक प्लस पॉइंट वो भी है। अच्छा, एक कमाल की बात है, पीछे आपके माताजी पिताजी उम्र ज्यादा हो गई है, हालांकि इनकी दिखती नहीं है, 70 के आसपास हैं ये लोग। तो एक बेटा प्रोफेसर लग जाए, भगवान से कामना करते हैं, बेटा और परिवार बहू अच्छे हों, यही दुआएं रहती हैं। उसके बाद यूँ होता है कि बस आराम करेंगे। और ये लोग अब भी काम कर रहे हैं। तो बेटा प्रोफेसर लग गया, सारी चीजें होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने सुख ज्यादा दे दिया या सुख इनको मिला हुआ नहीं है, वो थोड़ा सा बता दें। ये चीज़ तो सर आप मेरी जो है जुबान से सुनने की बजाय आप डायरेक्ट इनसे पूछे। मैं उनके पास भी जाऊंगा, पीछे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और आंटी से पहले पूछ लेता हूँ, आंटी क्या कहेंगे बेटे ने इस वक्त में, जब आपको माला पकड़नी चाहिए हाथों में और हरे राम आपको रटना चाहिए, तब ये माला सबसे बड़ी है। बेटा वो दिन है ना, बहुत आगे रह रहे हैं। अच्छा, खाट में बैठ जाऊंगा ना, जब चाहिए माला, ये भी तो चाहिए को नहीं अपन है। और मेरा बेटा लाग गया ना, तो आपके आशीर्वाद है भाई, बड़े गुजरा से बहुत अच्छा। हमने ऐस खूब करी, पीछे खूब ऐस करी मैंने, और काम भी कराया है। लेकिन अब भी इस वक्त में आप काम कर रहे हो और इतने सारे लोगों से एक पशु हैंडल नहीं होता, एक गाय या एक भैंस नहीं होता। बीमारी जी इसी है, लागी पथरी वगैरह हो गई थी, ऑपरेशन हो गया इनका दूध खाने से। और मैं बहुत ठीक हूँ, आँख का ऑपरेशन हुआ, शुगर की पेशेंट हूँ मैं, और बहुत बढ़िया है। मैं काम करूँ ना, इतना ही मैंने भूख लग गया जी। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है भाई, आजकल वाली नई लड़कियां या नए बच्चे। मेरा बेटा भी नट्टा है कि काम मत करो बैठा के ना भाई, हम करांगा थोड़ा बहुत। तो वो रहे है ना एक लड़का, वो गया है, नहीं बाद में तो भाई हमने काम किए है, ये सारा काम संभाले, मेरे को ना होगा तो भी आप कर लेंगे। अच्छा, इतना है। तो फिलहाल और आप मानती हैं कि गाय के दूध से आपकी बीमारियां दूर हो रही हैं धीरे-धीरे? हाँ, घी दूध खूब खाऊं हूँ। अच्छा, ये भी नहीं है कि कम खाना है। भैंस का दूध हमने अच्छा कौन लगा, हम गाय का दूध गर्म करके पीवा। और घी दोनों चीज खावा खूब, छा दही। डॉक्टर ने आपको शुगर ज्यादा बता दिया था, वो भी कम हुआ कुछ? जी 500-600 होगी थी। अब कितनी है? ईब तो जी देखो मैं नापी नुपी को नहीं, ठीक है, ठीक है, मेरा चल रहा है। अच्छा जी, उस कंसेप्ट को मैं बताता हूँ सर। हाँ। जी, माता जी का जो अभी बात हुई कि ऑपरेशन का इनका, एक्चुअल में क्या है कि जैसे हम खेती बाड़ी थोड़ी बहुत करते थे, ज़्यादा तो हम नहीं करते, लेकिन घर के लायक हम खेती बाड़ी करते थे। तो एक बार इनको दिक्कत क्या हुई कि कपास चुगते हुए आँख में कोई लकड़ी लग गई थी, और डायबिटिक पेशेंट थी, और आँख में लकड़ी जो लगी उस वजह से इनके आँख में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, वो घाव हो गया था, और उसका ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी था। तो डॉक्टर्स यहाँ से हम भिवानी गए डॉक्टर्स के पास, तो उन्होंने कहा कि जी आपकी आँख का ऑपरेशन होगा। और उस समय जो डायबिटीज़ जो थी इनकी वो 580 थी। तो डॉक्टर ने कहा कि जी आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और आपको इंसुलिन की इंजेक्शन लगेंगे, 15 दिन बाद आपका ऑपरेशन संभव है, 15 दिन तक आपको यहाँ पर बेड पे यहीं पे रहना पड़ेगा। तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि उस समय मम्मी जो है वहाँ पे नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि जब समय
होगा 15 दिन का डॉक्टर साहब, तब आपके पास आके हम ऑपरेशन करवा लेंगे। अभी हमारे पास 15 दिन का समय नहीं है। तो उस समय मम्मी वापस घर पे तब आई, ऑपरेशन हो नहीं पाया, तब और नहीं जब हो पाया ऑपरेशन था। के लिए बाद में गए जी, फिर? हाँ, लगभग 1-1.5 महीने बाद। और उस दौरान क्या हुआ कि 1-1.5 महीने के दौरान क्या हुआ कि जी हमारे यहाँ पे भैंस हुआ करती थी, तो भैंस का जो है वो ड्राई पीरियड शुरू हो गया और गाय का आना हुआ। अच्छा। तो गाय आने से उस समय 2 गाय हम इकट्ठी लेके आए थे, तो वो गाय का दूध, गाय का घी, गाय का जो है हमने छाछ वगैरह, दही वगैरह सब हमने वही यूज़ किया। तो आप यकीन मानिएगा कि लगभग 1.5 महीने बाद जब हमने वो ऑपरेशन के लिए हम वहाँ पे गए, तो डॉक्टर्स खुद भी हैरान थे। उन्होंने कहा कि आपने कौन सी ऐसी मेडिसिन ली जिससे आपकी शुगर लेवल इतना डाउन हो गया। अच्छा। आज के अगर हम समय की बात करें का शुगर लेवल वो 170-80 का जो मेंटेन हो रखा है, वो इसी वजह से है कि गाय का दूध हम यूज़ कर रहे हैं। तो इन्होंने जो दवाई चल रही थी, मेडिसिन, वो बंद कर दी? बिल्कुल। अब जो है मेडिसिन जो है पहले 2 टाइम लेते थे, अब केवल 1 टैबलेट लेते हैं शाम को सोते हुए। तो मैं ये तो नहीं कहता कि 100% क्योर हो गए हैं, लेकिन बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो एक ऑपरेशन इनका वो संभव हो पाया केवल और केवल गाय के दूध और घी से। और दूसरा एक ऑपरेशन जो इनके गॉल ब्लैडर में पथरी थी, स्टोन था, तो वो भी करवाना बहुत जरूरी था, जिसका आप ये 3 महीने बाद ही हमने, आँख का ऑपरेशन होने के 3 महीने बाद हमने वो दूसरा ऑपरेशन भी करवाया, और वो भी बड़ा सक्सेस हुआ। 1 महीने बाद मम्मी बिल्कुल जो है अब बिल्कुल आपके सामने आपने अभी देखा। यही वजह है कि आप इम्यूनिटी बूस्टर बिल्कुल, मानते हो, हम तो यही गौ मानते हैं अमृत कि जी, इसलिए आपने जी, नाम गौ माता रखा का है इसका। आशीर्वाद कहें या इसको हम दूध की कृपा कहें या इस अमृत को कहें, क्योंकि यहाँ पर हमारे कई बार जो है वेटरनरी डिपार्टमेंट से जो है एसडीओ वगैरह भी आते हैं, वेटरनरी सर्जन्स आते हैं, तो वो हर बार यही बात कहते हैं कि जी आप इसको दूध मत बोलिएगा, ये तो है ही अमृत, ये औषधीय इसमें गुण इतने हैं कि इस दूध को खाने से व्यक्ति वैसे ही बीमार नहीं होता। तो ये चीज़ हमने खुद भी अपने शरीर के ऊपर देखी है। बच्चों का IQ लेवल, अब मेरे बेटे बेटी हैं, इनका भी IQ लेवल पे बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ा है। इनके IQ लेवल में बड़ा उछाल मेरे को देखने को मिला। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं, खुद महसूस की हैं, तभी मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाया है। नहीं तो तो कह सकते हैं कि आम के आम और गुठलियों के गुठलियों के दाम, दाम, मतलब जी, गोबर तक के पैसे आप जुटा रहे जी, हैं जी, यहाँ जी, पे, जी, किसी बिल्कुल। भी चीज को जाया नहीं जाने देते। जी। और सबसे बड़ी बात आपने बता दी कि दूध से पैसे कमाए जा सकते हैं, पेशाब, अगर इसको गोमूत्र बोलते हैं इनके, जी। गोबर को, और सारी चीजें हैं, इनसे आप पैसे कमाते हैं। उसके साथ साथ अगर ब्रीडिंग पे काम करें तो भी अच्छा खासा मुनाफा है। जी, वो ब्रीडिंग का मेन मकसद भी हमारा यही है कि जो भी व्यक्ति सक्षम है, यहाँ सक्षम का मेरा मतलब ये है कि जो भी अपने घर में 1 या 2 गाय रख सकता है, उनको अपने घर में गाय रखनी चाहिए। क्योंकि पहले चीज़ तो हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया कि गाय जो है वो माता का स्वरूप है, और माता जो है अपने बच्चों को कभी भी जो है वो दुखी नहीं देख सकती। तो अगर शास्त्रों के हिसाब से देखें, अध्यात्म के हिसाब से देखें, तो वो भी पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं। दूसरा, अगर साइंटिफिकली देखें तो जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिकली जैसे हमने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, कोई भी कस्टमर इसको देख सकता है। और हमारे जितने भी कस्टमर जुड़े हुए हैं, वो कस्टमर आज तक भी जो कहते हैं कि जी आपके दूध के और इसका जो घी है उसका, उनका बहुत ही ज़्यादा इतना अचंभित जो है रिजल्ट रहे हैं। वो आज भी जो है इनके फ़ैन है, मतलब आज भी आते हैं सुबह शाम। इन गायों का एक और अच्छी चीज़ जो मैं बताता हूँ आपको, हमारे यहाँ पे जो है तहसीलदार साहब, SHO साहब, यानी जो भी आप अच्छे जो अधिकारी गण मान के चलिएगा, वो सुबह शाम आके इन पे 10 मिनट तक हाथ फेरते हैं। क्योंकि अच्छा। बताया गया है कि जिन लोगों में, क्योंकि BP की और जो डायबिटीज़ है ना, इनकी शिकायत आजकल नॉर्मली हर व्यक्ति को रहती है। तो अगर आप 10 मिनट तक सुबह शाम अगर गायों के ऊपर हाथ फेरते हैं, तो इनसे आपकी BP का जो है वो कंट्रोल होता है। चाहे आपकी BP हाई हो, चाहे आपकी BP लो हो, 10-10 मिनट तक अगर आप हाथ फेरते हैं इन गायों के ऊपर, तो डेफिनेटली उसमें फ़र्क पड़ता है। और ये चीज़ जो है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये कहीं लिखा हुआ है, ये हमने प्रैक्टिकली अनुभव किया है। तो देखिए भाई, सबसे बड़ी बात है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें लिखते हैं लोग, ये प्रोफेसर हैं और कॉमर्स पढ़ाते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, और उन चीज़ों को फील करते हैं, महसूस करते हैं, तब जाके ये रिजल्ट और इस तरह की बातें करते हैं। पीछे एक डॉक्टर हैं, MBBS और शायद MD हैं वो, उन्होंने गाय के गोबर को खा के दिखाया था और उस पर बहुत सारी बातें उठी थी, और वो डॉक्टर थे। कमाल की बातें हैं, पता नहीं हालांकि आप उसको क्या कहेंगे उस चीज़ को, लेकिन इस तरह की बातें निकल के आती हैं। तो हिंदुस्तान में लोग मूर्ख बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, या इस तरह की बातें आती हैं। जी जी। अब क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब, इस तरह की आस्था ही है या सच में ये सारे रिजल्ट? सर, आस्था अगर हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो हम कहते कि ये आस्था है, अंधविश्वास है। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम कोई चीज़ देख चुके हैं, उससे हमें रिजल्ट मिले हैं, तब वो केवल आस्था का विषय नहीं रहता, वो साइंटिफिकली भी प्रूव हो जाता है कि इन गायों का जो है ओरा वो इतना अच्छा होता है, ये पॉजिटिव वाइब्स होती हैं जो कि उस घर को, उस वातावरण को जो है इतना अच्छा बना देती हैं कि आपका पूरा परिवार जो है वो एक अंदर से, जिसको कहते हैं कि आत्म संतुष्टि, वो शांति चाहता है हर एक व्यक्ति। आज चाहिए क्या, पैसा तो आप बहुत से जगह कमा सकते हैं, लेकिन जो शांति है, जो आपको पैसा देके भी नहीं मिलती, वो शांति आपको इन गौ माता की शरण में आके मिलती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है फिलहाल, सबसे ज़्यादा कीमत क्या
किस कीमत की गायें आपके पास फिलहाल हैं, अगर इनकी कीमत की बात जी, करें? कीमत का थोड़ा सा, क्योंकि इस गायों का आज के समय में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और डिमांड सप्लाई वाला रूल जो है हर एक जगह लागू होता है। इन गायों का अगर हम देखें तो नॉर्मली मैं बता देता हूँ आपको कि अगर हम मिनिमम कोई गाय 10 से 12 लीटर जो अप्रोक्सीमेट दूध की अगर लेना चाहें एवरेजली, तो वो लाख रुपए के आसपास स्टार्ट हो जाती हैं, यानी 90,000 रुपये, लाख रुपए से स्टार्ट होती है। और ऊपर का जो रेट है ना, उसको तो मतलब आप ये मान के चलिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा दूध की, क्योंकि इन गायों में 10-12 लीटर से गाय जो है वो दूध देना स्टार्ट करती हैं, और 26-26 लीटर तक की दूध देने वाली गाय मैंने देखी हैं, जिनका रेट जो है मार्केट रेट जो मैं बता रहा हूँ आपको 12 से 13 लाख रुपए तक चलता है। अच्छा। अपने यहाँ पे जो एक गाय, अभी आपने पूछा कि रेट की 2,60,000 रुपये की हमने एक फर्स्ट टाइमर बछड़ी बेची थी पीछे, तो मैक्सिमम तो वो ही थी हमारे जो हमने यहाँ पे बेची है, सेल की है। जी। तो मतलब ये कीमत है फिलहाल। आप समझ सकते हैं कि ब्रीडिंग से भी आप पैसे कमा सकते हैं। फर्स्ट टाइमर कुछ ही महीने की होगी, वो 24-25 महीने की या 2.5 साल के आसपास की होगी जब इन्होंने बेची, और फिलहाल आपको दिख रही है सामने ये कितनी खूबसूरत सी गाय है। और कभी आप इनको किसी प्रदर्शनी में भी, मेले वेले में भी लेके जाते हैं जब पशुओं के प्रदर्शनी या मेले लगते हैं? देखिए, पहली बार हम किसी मेले में हमने पार्टिसिपेट किया था, वो 2022 का जो हरियाणा लेवल का, स्टेट लेवल का जो आपका कंपटीशन होता है, हम वहाँ पे पहली बार अपनी गाय को हमने पार्टिसिपेट करवाया था। तो वो गाय हमारी वहाँ पे सेकंड रही थी 2022 फरवरी में। और देन उसके बाद अगला जो मेला 1 साल बाद जो है दादरी में लगा था अभी 2023 का, इसी साल का, वहाँ पर भी हमारी गाय सेकंड पोजीशन पे रही है। तो हमारी 2 गाय जो हैं वो चैंपियन भी रह चुकी हैं अपनी यहाँ से गई हुई। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात मैंने सुना है कि आपने जिद इतनी थी गाय पालने की कि शुरू में पहली गाय लेके आए, उसने भी दूध नहीं पिलाया जी। अगले साल दूसरी गाय लेके आए, उसने भी दूध नहीं पिलाया जी। फिर भी जिद करके आपने इतना बड़ा ये सारा एक माहौल बना दिया कि चारों तरफ गायें ही गायें हैं। ये जिद थी, बस एक जुनून था, पैसे भी लग रहे थे और पीछे जिद थी थोड़ा सा। अब इसको ये भी कहें कि कहीं ना कहीं गौ माता के प्रति प्रेम था, और मैं आज भी अपने घर वालों का इसके मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना कुछ होते हुए भी मेरा हमेशा साथ दिया। तो जो जिन 2 गायों की हम बात कर रहे हैं जो स्टार्टिंग में हम लेके आए थे, वो किन्हीं कारणवश, और उनमें कारण भी मैं बताता हूँ कि ये गाय बड़ी सेंसिटिव होती हैं। अगर आप इनको एक खुट्टे से दूसरे खुट्टे पे जब लेके जाते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये मालिक को याद करती हैं। तो जो मैं वो गाय लेके आया था, वो प्रेग्नेंट गाय लेके आया, और आते ही वो थोड़ा सा स्ट्रेस मान गई, क्योंकि गुजरात से यहाँ आने तक जो है वो उनका खाना पीना चेंज हो गया, देन उसके बाद उनके जो है खूंटा चेंज हो गया, मालिक चेंज हो गया। तो सेंसिटिव होने की वजह से तो उन्होंने स्ट्रेस में आके उस समय वो दूध नहीं दे पाई थी। लेकिन धीरे धीरे, जो कि मैंने कहा कि क्योंकि इन गायों के प्रति लगाव ही इतना था, फिर हमने इन गायों को बढ़ाया। अभी ये जो फर्स्ट टाइमर आप बछड़ी देख रहे हैं, ये भी अभी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। और इसकी ब्रीड अगर आप देखें, क्योंकि आपके कई कस्टमर कहते भी हैं कि जी ब्रीड में, तो अगर आप देखें इसका माथा, ये पहचान होती है इनकी, माथा उभरा हुआ होता है, उल्टे मटके की तरह होता है, उल्टे तवे की तरह होता है, कान से बिल्कुल चिपके हुए सींग आपको मिलेंगे जी। इनकी आंख है आपको बिल्कुल हाथी की तरह छोटी सी दिखाई देगी। अगर दूर से देखेंगे तो ये लगेगा गौ माता सो रही है। अच्छा। तो ये इनकी बेसिक सी पहचान होती है। हम्प का जैसे मैंने बताया देसी गायों में होता ही है। और सबसे अच्छी बात इनकी शराफत, ये शराफत देखिएगा जी, ये है इन गायों की शराफत। भाई फिलहाल देख सकते हैं, ये प्यार है गौ माता का और माँ और बच्चे जैसा। ये हमेशा कहा भी जाता है, अगर बच्चा इनके कदमों में, कहीं एक मेरे दोस्त हैं उनका बच्चा खेलता रहता है गाय के पैरों में, कभी भी गाय है ना, अगर बच्चा नीचे भी आता हो तो पैर नहीं टिकाएगी उसके ऊपर। भैंस का आप देखते हैं कि पैर से अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचा देती है, लेकिन यहाँ पता ही नहीं चलता। देखिए ये बेटा जी, ये घूमता रहता है, ये जैसे आपने बताया। ये देखो, ये पैर घूमता रहता है इनके, डर नहीं लगता। अच्छा, ये तो फिलहाल प्यार देखिए भाई, और बच्चों को भी एक अच्छा माहौल मिलता है, पूरी फैमिली में एक अलग सा ही वो रहता है। फिलहाल आप देख सकते हैं इसके साथ साथ बायोगैस का प्लांट आजकल की जो लाइफ है ना जी, बड़ी भाग दौड़ की हो चुकी है। लोग बच्चों को जो है ना, उनको बस ये मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं उनको चुप करने के लिए, शरारत ना करने के लिए मोबाइल हाथ में थमा देते हैं। जबकि मेरे यहाँ पे जो है ना, जब बच्चों को जब भी वो फ्री होते हैं अपने होमवर्क से, या जब भी उनको ये लगता है कि भाई घर से बोर हो गए, तो वो यहाँ पे आके इन गायों के साथ खेलते हैं। तो उनको एक अलग सा माहौल मिल गया और संस्कार मिल रहे हैं, साथ में अच्छा दूध खाना पीने मिल रहा है उनको। तो ये चीज़ भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति जो सक्षम है घर पे 1 या 2 गाय रख सकता है, उनको गाय रखनी भी चाहिए। अच्छा, डाइट वगैरह का क्या कुछ रहता है? स्पेशल रहती है या नहीं, डाइट नॉर्मल है जी इनकी, जो भी आप डालें। क्योंकि इन गायों की एक अच्छी विशेषता ये भी है कि
अगर आप ये पूछें कि मेरे यहाँ पे डॉक्टर्स विजिट कब करते हैं, तो एक सीधी सीधी बात ये है कि डॉक्टर विजिट तभी करते हैं जब इनको एआई करना होता है, यानी ये हीट में होते हैं, जब इनको हम इंसेमिनेशन के लिए जरूरत नहीं है ज्यादा, इनकी खुद की इम्यूनिटी भी इतनी स्ट्रांग सर्दी है। जुकाम खांसी बुखार आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। गायों के लिए डॉक्टर कभी भी नहीं आया कि जी इन गायों के लिए जो है उनको जुकाम होगी या इनको बुखार हो गया, या गर्मियों में जैसे आप देखते हैं बाकी ब्रीड जो विदेशी ब्रीड होती हैं वो गर्मियों में बड़ी हाँफती हैं, तो इन गायों का सर्दी का या गर्मी का कोई कंसेप्ट नहीं है। इन गायों की खुद की इम्यूनिटी इतनी है, और जब खुद की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है तभी वो हमें भी जो है वो दूध में हमें पास ऑन करती हैं, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। हम इन गायों को अच्छा जो है अगर इन माहौल में अगर हम इनको रखते हैं, इनकी खुद भी बहुत अच्छा जो है इनका इम्यूनिटी सिस्टम है, तो ये पास ऑन अपने दूध में उस चीज़ को करती हैं। तो कितना आप फिलहाल गोवंश आपके पास कितना है? अभी टोटल अगर पशुओं की ऑलमोस्ट बात करें तो हमारे पास 20 पशु हैं जी। अच्छा, और 20 पशुओं के लिए आप फैमिली ही एनफ है, मतलब हाँ। आपको जरूरत जी नहीं है कि लड़का हालांकि रखा हुआ है, लेकिन कभी आता रहता है, कभी जाता रहता है। आपको ज्यादा जरूरत क्यों नहीं है कि काम रुक बस ये है, जाएगा। हाँ, काम नहीं लोगों रुकता को सर। ये भी डर रहता है, हालांकि जैसे आपको काम करना पड़ेगा। अगर लड़का सफल गए होना हुए जी है। अभी 1.5 महीना हो चुका है। 1.5 महीने से जो है ना फादर हैं मदर हैं और थोड़ा बहुत बच्चे यहाँ मिलके कर लेते हैं, तो कोई बड़ा इशू नहीं है जी कि इन गायों का। क्योंकि भैंस का जब हम बात करते हैं ना, भैंस की जब दूध की बात की है, उनके खान पान की बात आई, उनके रख रखाव की बात आई, तो भैंस पहली बात ज़्यादा खाती है, पहली बात। दूसरी बात कि भैंस का अगर आप देखें तो वो एक वाटर बैफेलो होती है, तो वो कीचड़ में रहना पसंद करती है, पानी के अंदर रहना पसंद करती है, उसको गर्मियों में 2 टाइम भी नहलाना पड़ता है। इन गायों का ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें इनके खुद का शरीर देखें तो बड़ा साफ दिखाई देगा, क्योंकि ये कीचड़ से दूर रहती हैं, तो खुद कीचड़ नहीं करती, पहली बात। दूसरा, अगर आप शेड भी देखें, हमारे साथ में जो शेड बना हुआ है, उस शेड में हमने पिछले 3 सालों से कोई भी एक्स्ट्रा मिट्टी नहीं डलवाई, बालू मिट्टी। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिन में अगर कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पर अगर नीचे बैठ के भी खाना खाना चाहे ना, तो खा सकता है, क्योंकि स्मेल नहीं मिलेगी। स्मेल नहीं होती है, स्मेल नहीं होती जी, बिल्कुल किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होती। अगर भैंसों का यही शेड होता है या विदेशी गायों का अगर ये शेड होता तो हम वहाँ पे एंट्री भी नहीं कर पाते थे, इतनी बुरी तरह जो है आपको स्मेल वहाँ पे मिलती। तो इन गायों का बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जी। एक नेगेटिव पॉइंट मैं साथ साथ इसलिए बताता हूँ क्योंकि हो सकता है शायद हम बातों में भूल गए थे कि इन गायों के इतने पॉजिटिव पॉइंट बता दिए कि जी नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो इन गायों में केवल एकमात्र नेगेटिव पॉइंट है, और वो ये है कि ये जो एआई को बहुत कम कंसीव करती हैं। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम करते हैं जब ये हीट में आती हैं, तो नेक्स्ट टाइम के लिए जब हम इनको वो एआई करते हैं तो उस समय ये उस नेचुरल मेटिंग को ज़्यादा प्रीफर करती हैं बजाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के। तो एक ये सबसे बड़ी दिक्कत है। 2-3 गाय मेरे पास भी ऐसी हैं जो पहली बार में ही जब हम किसी बुल के पास लेके जाएंगे तो वो जो कंसीव कर जाएंगी, लेकिन एआई जो हमने उनको 5-5, 6-6 बार भी करवा ली। खास करके ये है कि अगर 5-10 पशुओं से शुरू करते हैं एक तो बुल एक बुल आपके बुल होना आस-पड़ोस जरूरी में है। आपके पास होना जरूरी है। जी। सबसे बड़ी बात है कि दूध की कैपेसिटी गुजरात से और यहाँ कुछ अंतर आता है, और यहाँ पे आपके कितना तक लेवल रहा है दूध का? दूध के लेवल की बात करें तो सर मेरे पास जो है ना गुजरात में मैंने देखी 26 लीटर तक दूध तक की, और मेरे यहाँ पे ये गाय जो अभी माता आप देख रही हैं ये 19 लीटर दूध। अच्छा जी, इसने 19 लीटर दूध यहाँ पे दिया है। और इसी गाय की जो बछड़ी फर्स्ट टाइमर जो भी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई, ऐसा कुछ होता है फीड वीड बढ़ा देते हैं या ऐसा कुछ बढ़ाते हैं तो फिर ना उससे सर। बढ़ता है दूध? इस गाय की एक अच्छी विशेषता ये भी है विशेषताओं में कि ये जो इसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कभी नहीं लेती। जितना इसको खाना है 2 किलो अगर इसको बांटा खाना है वो 2 किलो खाएगी। अगर आप 2.5 किलो भी अगर बांटा डालोगे तो ये नहीं खाएगी। क्यों? अच्छा। क्योंकि ये उन विदेशी गायों की तरह नहीं है। विदेशी गायों को अगर आप देखें तो वो अगर आप उनको पूरा दिन भी खाने के लिए देंगे तो वो पूरा दिन खाती रहेंगी, वो चरती रहेंगी। इनका ये है कि जितना अपना खाना है वो एक बार में खाया, देन उसके बाद पीछे हट जाएंगी। हम इनको खुला माहौल, दिन में ये खुला माहौल में यहाँ पे रहती हैं, सिर्फ रात को हम यहाँ पे इनको बांधते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि सामने मुझे कि वो गायें हैं शायद वो दिख रही है, इनका सबका कलर रेड है और ये सामने एक सफेद कलर की जी ब्लैक और मिक्स सी है दिख रही है, तो ये कोई दूसरी नस्ल है क्या? नहीं, नस्ल ये गिर ही है जी। अच्छा। गिर में बहुत से जो है ना वो ब्लड लाइन होती हैं। जैसे ये वाली जो आप देख रहे हैं वाइट और ब्लैक स्पॉटेड में, इसको ब्लैक कबरी बोलते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप देखें हैं तो ब्लैक कबरी हो गई, कबरी नस्ल हो गई। इसमें एक लीलड़ी गाय आती है, लीलड़ी जो बिल्कुल आपको सफ़ेद दिखाई देगी। थन उसके काले होंगे, उसके कान काले होंगे, उसका नथुना काला होगा। लेकिन ये जो काली कबरी है इसमें जो आपको स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये स्पॉट जो है आपको वो ब्लैक में वाइट होंगे या वाइट में ब्लैक होंगे, तो उसको हम ब्लैक कबरी बोलते हैं। लेकिन पहचान ये देखिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पहचान बताई थी वो सारी पहचान इसमें आप देख सकते हैं। अच्छा। वो कान का पैटर्न वही, सींगों का पैटर्न वही, सिर का उभार वो सारा आपका गिर का ही है। तो ये 100% गिर ही है, लेकिन गिर में ये ब्लड लाइन अलग अलग होती है। अच्छा, और बायोगैस वाला आप बता रहे थे कि साथ साथ आपको घर में भी गैस की पूर्ति हो जाती है। इन गाय के लिए भी आपको अगर मांटा वगैरह तैयार करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी चीजें हो जाती हैं। जी, यहाँ पे हमने बायोगैस का सिस्टम बना रखा है, दीनबंधु मॉडल। अच्छा।
तो जितना भी इनका गोबर होता है उसमें से वो गोबर जो बिना मिट्टी का है हम वो यहाँ इस सिस्टम में डालते हैं। ये इसके फर्स्ट स्टेज आती है जहाँ पर हम इस गोबर को डालते हैं। इस गोबर को यहाँ पे पानी के साथ घोला जाता है। 50% जो है वो गोबर, 50% आपका पानी, उसको मिक्स करके जो है इस चैम्बर में यहाँ डालते हैं। और वो आगे जो आप देख रहे हैं घुल के वहां तक चला जाता है, घुल के मतलब लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जी। हाँ। पानी के साथ इसको घोल के मेल्ट करके और यहाँ जो है इसमें डाल देते हैं। इस चैम्बर में जो गैस होती है फर्मेंटेशन होने के बाद, तो फर्मेंटेशन होने के बाद यहाँ से गैस का आप देखें तो हमने यहाँ पर इसकी सप्लाई दे रखी है। एक घर की तरफ है और दूसरा अपना साइड की तरफ। जी, तो फिलहाल देख सकते हैं ये आगे जाके ये जो चैम्बर है यहाँ पे गैस तैयार होती है। यहाँ पे आके वो पूरा आपका लिक्विड जो है वो यहीं पे रहता है। तो फर्मेंटेशन होने के बाद गैस यहीं बनती है और वो गैस जो है पाइपलाइन के थ्रू, ये गैस हमारी घर की तरफ गई जो घर में हम किचन की तरह यूज़ करते हैं। और ये मान के चलिए कि ये बायोगैस लगाने के बाद लगभग जो है जो महीने में 1 सिलेंडर हमारे यूज़ होता था, अब वो कभी कभी हम यूज़ करते हैं। लगभग 6 महीने में 1 सिलेंडर कभी हमने भरवाया तो भरवाया, नहीं उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा हमने ये पास कर रखी है गैस, वो अपने गायों के लिए अगर हमें दाना पकाना होता है तो हमने उसके लिए तैयार की थी। तो फिलहाल हम उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, इसलिए एक बार एक गाय ने ये तोड़ दिया था। अच्छा, एनएफ कभी हो जाए तो ऐसा ना, नहीं ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है सर इसमें। एनएफ अगर आपके पास है तो ऐसा नहीं है कि भाई ये चैम्बर फट जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। एनएफ जब होता है तो क्योंकि यहाँ पे जो हमने वेस्टेज डाला तो वो बेसी बात है वो मैनुअली अपने आप जो है यहाँ आएगा इस चैम्बर के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें इसको हम स्लरी बोलते हैं। गोबर का जो वेस्टेज है वो स्लरी के नाम से जाना जाता है। और इसको भी मैं लिक्विड फॉर्म में ही रखता हूँ। कई लोग जो हैं ये जो पूरा दीनबंधु मॉडल जिन्होंने बनाया वो इसको आगे जो है वो ड्राई रखते हैं, आगे से कच्चा रखते हैं ताकि वो पानी जो है यहीं पे सोख लेता है। फिर इस जो बचा हुआ गोबर है उसको खेत में डालते हैं। अच्छा। जबकि मेरे पूसा के एक वैज्ञानिक से बात हुई थी तो डॉक्टर डबास करके उनका नाम है, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में डालेंगे तो कहीं ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे, जो मेरे को मिले भी। इस लिक्विड फॉर्म में अगर आप देखें ये वाला जो सिस्टम हमने लगा रखा है, ये लपेटा पाइप है, एक मोटर है उसमें वहीं पे अभी डाल रखी है वो मोटर, वो मड पंप बोलते हैं उसको। वो एज इट इज इसको ऐसा उठा के और खेत में पास कर देती है, चाहे फसल खड़ी हो चाहे खाली खेत हो, जैसा भी हो। आप खड़ी फसल में भी इसको डाल सकते हैं। हमने पास किया तो रिजल्ट आप देख सकते हैं। अभी पीछे एग्जांपल दूं मैं आपको, हमने यहाँ पे जवार बो रखी थी और जवार जो है उसकी हाइट आसपास के एरिया में कहीं इतनी हाइट नहीं थी। उसकी हाइट जो है 15 फुट पहली बार में हमने कटाई में ली, दूसरी बार में लगभग 11 से 12 फुट जो है दो कटाई की। कोई खाद की जरूरत नहीं, कोई हमने उसमें केमिकल या फर्टिलाइजर या कोई भी DAP या यूरिया हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस गैस की वजह से, इस बायोगैस की जो स्लरी है इसकी जो हमने वहाँ पे पास किया था, केवल उसकी वजह से उसकी इतनी हाइट गई। और यही चीज़ जो है बाकी की फसलों में भी होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है भाई, मैं गोबर ही गोबर है यहाँ पे खड़ा हूँ और गोबर की स्मेल नहीं है कहीं भी, मुझे मामूली सी भी फील नहीं हो रही। गोबर की वहाँ से शुरुआत की। बायोगैस में वैसे अगर भैंसों का होता तो यहाँ स्मेल होती, बहुत होती जी, स्मेल भी होती है। साथ में अगर आप देखें उनमें मच्छर वच्छर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्योंकि देसी गायों के गोबर में ये विशेषता है कि वहाँ पर जो है आपको इतना स्मेल नहीं मिलेगी जितना स्मेल बाकी के नस्ल की गायों में, जो विदेशी नस्लों की हम बात कर रहे हैं, या भैंसों के जो गोबर में आपको दिखाई देती है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ है। लोग अगर देसी गायों पे अगर काम करना चाहें तो उनके लिए मेरा एक संदेश भी यही है कि उनको काम करना चाहिए। लोग जो है केवल और केवल जो है दूध के पीछे मत भागिएगा। देसी नस्ल की गायें दूध हालांकि जर्सी हुई, HF हुई या जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उनसे कम ज़रूर देती हैं। क्योंकि आज के बात करें, अभी पीछे एक मेले में मैंने सुना था कि HF गाय ने 70 लीटर दूध दिया। एक्चुअल में वो दूध नहीं है सर। पीछे भी एक पिलानी के बिट्स में भी एक जो है रिसर्च हुआ था, तो उन्होंने A1 A2 के ऊपर बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि जो ये विदेशी गायें हैं इनके दूध जो है वो, इनका दूध A1 होता है जो कि कैंसर का कारण बनता है। तो हमें ऐसा दूध चाहिए ही नहीं जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बीमारी पैदा करे। तो हमें तो ऐसा दूध चाहिए ना जो हमारी बीमारियों को काटे या जिनसे हम बीमार ही ना पड़े। तो हम चाहे दूध थोड़ा खा लें, कम खा लें, उन 70 लीटर गाय के दूध की बजाय अगर हम 20 लीटर 15 लीटर की गाय जो हैं अगर वो अपने घर पे रखते हैं तो वो कहीं बेहतर होंगी। तो जैसे अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत से अब कस्टमर पूछते भी हैं कि जी देसी नस्ल दूध कम देती है। दूध कम नहीं देती जी, हमें सिर्फ क्या करना है, ब्रीड पे काम करना है। जो अच्छी दूध वाली नस्ल की गायें हैं हमें उनसे ब्रीड तैयार करनी है, अच्छी नस्ल और तैयार करनी है, उसमें अच्छा बुल यूज़ करके हमें आने वाली जनरेशन को और सुधारना है। अगर सुधारेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वही देसी गाय जो है आज प्रमोट होके जिस लेवल पे आज आई है इससे कहीं बेहतर स्थिति में आगे जाएंगी।
जी, सबसे बड़ी बात है, फिलहाल देख सकते हैं। और ये सबसे इसका खर्चा क्या रहता है? बायोगैस की बात करें तो ये कितना कॉस्ट पे आपको ये लग लगभग जाता है? 50,000 रुपये का ये पूरा जो है ना सिस्टम बन के तैयार हुआ था जी, और साथ में फिर एक मैंने मड पंप लिया तो वो लगभग 12,000 रुपये का हुआ। तो टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो लागत का तो हाँ, फायदा उठा चुके हैं बिल्कुल आप, बिल्कुल सर, जितने लागत पैसे का लगे। फायदा कहीं बेहतर जो है उससे उठा लिया, क्योंकि बने हुए लगभग 1.5 साल हुए हैं। इस 1.5 साल में मेरी लागत जो है वो मेरी पूरी हो चुकी है, और आने वाला समय जो है वो मेरे लिए एक जो है पॉजिटिव ही रहेगा कि वो प्रॉफिट जिसको हम कह सकते हैं। तो ये बाय प्रोडक्ट जो है जिसको हम कहते हैं, केवल हम दूध से नहीं कमा रहे, दूध के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं हम उनसे भी कमा रहे हैं, जो कि हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना, जब हम अच्छी फसल खा रहे हैं, हम घर के लिए गेहूं पैदा कर रहे हैं, तो वो गेहूं भी जब डिमांड होती है, जब लोग जिनको पता चलता है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक गेहूं होते हैं, तो खुद डिमांड करते हैं कि जी ये गेहूं आप चाहे 2,000 रुपये की बजाय आप इसको 6,000 रुपये 7,000 रुपये हमें क्विंटल के ले लीजिएगा, लेकिन ये गेहूं हमें दे दीजिएगा। लेकिन ये चीज़ कंसेप्ट आने वाले समय में डेवलप होगा, क्योंकि लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, लोग अवेयर हो चुके हैं, तो लोगों को इस विषय में सोचना भी होगा। दिनेश जी, सबसे बड़ी बात आती है कि लोग इस कॉन्सेप्ट को शुरू करना चाहें तो कितनी कॉस्ट से और कितनी गाय से, कितने एनिमल से शुरू किया जा सकता है और कैसे शुरू करें? देखिए, शुरुआत करने की जहाँ तक बात होती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई न्यू कमर, कोई युवा इस फील्ड में आना चाहता है, तो वो पहले एक गाय से स्टार्ट करे। एक गाय से जब वो स्टार्ट करेगा, तो जैसे मैंने कहा कि जो पॉजिटिव और जो उसके नेगेटिव चीज़ें होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कई बार वो कंसीव नहीं करती, तो इन चीज़ों को वो खुद सीख पाएगा, क्योंकि चीज़ें सीखने से ही ज़्यादा व्यक्ति जो है ना वो ज़्यादा डेवलप होता है। तो जब वो सीखेगा एक गाय से, तो वो दूसरी गाय या तीसरी गाय जब लेके आएगा, तो वहाँ पर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो 1 या 2 गाय से स्टार्ट की, 10 गाय ले आए और आपने बहुत बड़ा स्केल जो है एकदम से स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा आप केवल तभी करें जब आपको पास्ट एक्सपीरियंस हो। जब आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक गाय से स्टार्ट करें, और धीरे धीरे जैसे जैसे एक गाय आप लेके आए, जब वो ड्राई पीरियड में चलेगी तब आप दूसरी गाय लेके आए, फिर जब वो ड्राई पीरियड में चलेगी तब आप अगली 2 गाय लेके आए। तो इस प्रकार जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। नो डाउट कि इस गाय का दूध, घी जो है ना, वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से डिमांड में हमेशा रहता है। तो जो है इस चिंता में नहीं रहें कि आपका दूध या घी कभी बिकेगा कि नहीं बिकेगा। जी, तो फिलहाल ये थे हमारे साथ दिनेश कुमार, और इन्होंने गौपालन के साथ साथ जिस तरीके से ये पूरा सिस्टम सेट कर रखा है, पूरी गौशाला मैंने विजिट की, तो यहाँ पे मुझे लगा ही नहीं कि ये पशुओं का बाड़ा है। जैसे कि यहाँ पे इतना साफ सुथरा और सारा माहौल इतना अच्छा है, जैसे आम आदमी रहता है वैसे ही उससे भी ज़्यादा खास इन्होंने साफ सुथरा और एक माहौल सेट कर रखा है। गाय से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, अपने घर को स्वस्थ रख सकते हैं, और पूरा घर काम में लगा रहेगा तो पूरा सिस्टम भी सेट रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा। फिलहाल यहाँ से आप अर्निंग के सोर्सेज के साथ साथ गौ सेवा भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपके समझ में आती है, तो आने वाले वक्त में फिलहाल आप क्या कहेंगे? इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।